अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंड। आई एम सनाउल्लाह महर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का लेक्चर 11 है और टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और अगर हम इसको देखें बेटा, इनसे पहले हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उसके बाद उसके दो टाइप्स पढ़े थे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम। और उसके बाद हमने उनकी दो कंडीशन पढ़ी थी, जो कि थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और उसके बाद सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अभी ये जो टॉपिक है हमारा, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अगर हम इन स्टेट्स की बात करें बेटा, तो बेसिकली ये तीन स्टेट्स होती हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम की तीन स्टेट्स होती हैं। एक होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, अभी हम इन सभी को इस लेक्चर में एक एक करके समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि इनका क्या काम है और ये कहाँ कहाँ पर हमें मिलती हैं और इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें बेटा, तो इसको समझने से पहले हम एक दो एग्जांपल को देखेंगे और पहले उनको समझेंगे, उसके बाद हम उसकी उनकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक ये बुक पड़ा हुआ है और मैंने उसको इस तरीके से सीधा करके रखा हुआ है, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इस बुक के इस कोने पर उंगली से इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं, ठीक है, खिसकाने की थोड़ी सी कोशिश करूं, और उसके बाद अगर मैं यहाँ से इसको फिर से छोड़ दूं, जब मैं इसको यहाँ से छोड़ दूंगा तो फिर ये क्या करेगा, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने इन बुक पे क्या किया, मैंने इन पर फोर्स लगाया, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, और उसके बाद जब मैंने उनको छोड़ा तो ये इसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाकर बैठ गया। ठीक है, और उसने अपनी ओरिजिनल पोजीशन जो है ना वो ले ली। अब यहाँ से अगर देखा जाए बेटा, तो इसने क्या किया कि इसने अपनी जब ओरिजिनल पोजीशन ले ली, इसने अपनी स्टेट क्या रखी, स्टेबल रखी। ठीक है, जो पहली स्टेट में था वही स्टेट इसने जो है ना वो जो है ना वो गेन कर दी। ठीक है, अगर हम इसकी स्टेट की इस स्टेट की बात करें तो हम इस स्टेट को बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, डिस्टर्ब करने के बाद जब मैंने उसको छोड़ा तो ये फिर से स्टेबल हो गया। ठीक है, तो हम इस कंडीशन को, इस स्टेट को बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम इनकी डेफिनेशन की तरफ चलें बेटा, तो इसमें कहता है अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर अ स्लाइटली टिल्ट रिटर्न टू द प्रीवियस पोजीशन। ठीक है, अब इसमें कहता है कि किसी बॉडी को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट कर दें, ठीक है, जब उनको छोड़ दें तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस चली जाए, अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस चली जाए, तो हम इस स्टेट को बोलेंगे क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, और उसके बाद आगे कहता है व्हेन अ बॉडी इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द लोवेस्ट पोजीशन। अब इसमें एक और बात इसने कही है, ये कहता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम जब किसी ऑब्जेक्ट में होगा, जब किसी बॉडी में होगा, तब उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो उस ऑब्जेक्ट के लोवेस्ट पॉइंट पर होगी, लोवेस्ट पोजीशन पर होगी, मतलब कि बेस पर होगी, क्योंकि बेस हमेशा नीचे की तरफ होता है और ये लोवेस्ट पॉइंट होती है। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास ये बुक पड़ा हुआ है, अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास की बात करूं बेटा, तो इसकी या इसकी मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करूं, तो वो कहाँ होगी, वो उसके इस पॉइंट पर होगी। ठीक है, बीच में। अगर मैं यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये आकर कहाँ मिलती है, ये आकर बेस पर जो है ना वो लाई करती है। ठीक है, और अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इस बुक पर फोर्स लगाकर इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, अगर मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया तो इसके साथ साथ उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी टिल्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर यहां से देखा जाए तो ये फिर भी इसी बेस वाली लाइन पे ही जो है ना वो लाई कर रही है, वो उसी पर टिकी हुई है। ठीक है, अगर ये लाइन जो है इस बेस वाली पॉइंट पर ही टिकी हुई है, अगर मैं इस बुक को फिर से मैं वापस जो है ना छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। ठीक है,
और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कि ये जो मतलब ग्रेविटी की वाली ये जो लाइन है बेटा, अगर ये चली जाती है इससे बेस वाले लाइन के आगे की तरफ, तो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये बुक बिल्कुल भी जो है ना वो हॉरिजेंटली गिर जाएगा, ठीक है, और फिर वो अपनी स्टेबल कंडीशन में नहीं आ पाएगा, जब जैसे कि उसकी पहली पोजीशन थी, ठीक है। तो यही बात कहता है कि जब कोई भी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है तब उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो उसके लोएस्ट पोजीशन पर होगी, ठीक है। उसके लिए कहता है अ बॉडी रिमेन्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम एज लॉन्ग एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स थ्रू द बेस ऑफ द बॉडी। कहता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल स्टेट में होगा, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तब उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो उसकी उस ऑब्जेक्ट के बेस पर होगी, ठीक है, जितना हो सके उसके बेस पर रहेगी, ठीक है। अगर बेस से हट गई तो क्या होगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं सेकंड स्टेट पे जो कि है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं बेटा। तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पेन पड़ी हुई है और मैंने इस पेन को इस टिप पे जो है ना वो किसी तरीके से खड़ा किया हुआ है, ठीक है। और अगर इसको मैंने खड़ा किया हुआ है तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस पॉइंट पे है, मतलब कि बेस से ऊपर, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करूं कि मैं इसको थोड़ा सा हिला दूं तो हिलाने के बाद क्या होगा कि ये आकर इस तरीके से गिर जाएगी, ठीक है। आप मुझे बताएं बेटा कि क्या ये गिरने के बाद अपनी उस ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ सकती है? ये कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसी मतलब स्टेट कि जिस पर कोई ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल स्टेट पे ना आ सके, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पर भी वो रेस्ट में थी, इक्विलिब्रियम में थी, और यहाँ गिरने के बाद भी वो इक्विलिब्रियम में, वो मूव नहीं कर रही या वो शेक नहीं कर रही, वो वाइब्रेट नहीं कर रही, ठीक है, अपनी पोजीशन फिर चेंज नहीं कर रही, लेकिन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आ गई, ठीक है, लेकिन उसके बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन ना कर सकेगी, ठीक है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन मेंटेन ना कर सके, उस तरीके के इक्विलिब्रियम को, उस स्टेट को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो कहता है अ बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर अ स्लाइटेस्ट टिल्ट, इट इज सेड टू बी इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा मामूली सी डिस्टर्ब करें, वो गिर जाए, अपनी पोजीशन चेंज करे और अपनी प्रीवियस पोजीशन तक, मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे ना आ सके, तो हम कहेंगे तो वो क्या है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। जिस तरीके से ये पेन थी, हमने इसको ऐसे टिप पे खड़ा किया हुआ था किसी तरीके से, और उसको थोड़ा सा भी अगर स्लाइटली भी उसको डिस्टर्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगी, ठीक है। जब गिर जाएगी तो उसके बाद वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ना आ सकेगी, ठीक है बेटा। तो उसके बाद एक और पॉइंट में कहता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज एट इट्स हाईएस्ट पोजीशन इन द स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एक चीज होनी चाहिए, वो क्या, कि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन है बेटा, वो उस बॉडी के हाईएस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज होनी चाहिए, और ये एमसीक्यू में कभी कभी पूछता है कि जो है ना वो अनस्टेबल या स्टेबल या न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट स्टेट पे जो कि है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अगर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करें बेटा, तो मिसाल के तौर पर मेरे पास एक बाल पड़ा हुआ है और बाल का जो शेप है वो क्या है, वो सर्कुलर शेप है, ठीक है, वो सर्किल नुमा शेप है। अगर इस शेप की हम बात करें और इस बाल की बात करें, तो बाल को अगर मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं, उसको थोड़ा सा फोर्स लगाऊं, तो वो घूम घूम कर आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर वो घूमकर आगे की तरफ जाएगा तो उसकी जो पोजीशन होगी वो उसी तरीके की होगी जिस तरीके से वो पहले था, ठीक है। जो पोजीशन उसकी पहले थी उसी तरीके से, उसी पोजीशन की मिलती जुलती पोजीशन उसकी बाद में होगी, ठीक है। और अगर उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें बेटा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी उस पॉइंट पर होगी जिस पर वो पहले थी, ठीक है। हम फिर उसको कहेंगे क्या, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो उसमें कहता है इफ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब्ड फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजीशन, इट इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब कहता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को
जो डिस्टर्ब करें प्रीवियस पोजीशन से, अगली पोजीशन से, तो वो आगे जाकर न्यू पोजीशन आकार करे, न्यू पोजीशन में आ जाए और उसकी जो न्यू पोजीशन है वो अब उसकी पहले वाली पोजीशन की तरह ही हो। ठीक है, तो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा। अब उसके बाद कहता है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स एट द सेम हाइट इररिस्पेक्टिव टू इट्स न्यू पोजीशन। अब कहता है कि अगर वो बाल, वो ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर दे और उस चेंज पोजीशन करने के बाद भी उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो पोजीशन होगी वो भी उसी हाइट पे होनी चाहिए जिस तरीके से उसकी पहली थी। ठीक है, तो उस पोजीशन को या उस स्टेट को हम बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा। जैसे कि बाल होता है, जैसे बाल को किसी भी तरीके से घुमाओगे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी पॉइंट पे रहेगी और उसकी पोजीशन ऐसे होगी जैसे उसकी पहली थी। ठीक है, लेकिन वो पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि उसकी पोजीशन वैसी है जैसे पहली थी। ठीक है बेटा। अब बेसिकली ये थे हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बेटा कि फर्स्ट कंडीशन और फर्स्ट स्टेट में जो हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा, सेकंड स्टेट थी हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और थर्ड स्टेट थी हमारी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा। अब उसके बाद एक और टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट में दिया हुआ है बेटा, वो है स्टेबिलिटी। ठीक है, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें बेटा तो स्टेबिलिटी क्या होती है? बेसिकली स्टेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की जो उसको स्टेबल रहने में मदद करती है। ठीक है, और ऐसा समझें कि उसको स्टेबल रखती है, मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में उसको रखती है। ठीक है, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें बेटा तो उसकी डेफिनेशन में कहता है स्टेबिलिटी रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिस्टोर टू इट्स ओरिजिनल और स्टैटिक इक्विलिब्रियम आफ्टर इट हैज बीन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। कहता है कि स्टेबिलिटी एक एबिलिटी है किसी बॉडी की जो रिस्टोर करती है उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर उस ऑब्जेक्ट को जब हम उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, मतलब कि उस ऑब्जेक्ट को स्टैटिक इक्विलिब्रियम में लाती है। ठीक है बेटा। तो इसके हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक ये फर्श पड़ी हुई है, ठीक है, या इस किस्म का कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, तो इसका ये बेस है और इस पर ये उसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, एक बात बेटा समझ लें कि स्टेबिलिटी के लिए दो चीजें अहम है। एक ये कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक तो किसी ऑब्जेक्ट के लोवेस्ट पॉइंट पर होने चाहिए, दूसरा ये कि वो जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी लाइन जो है वो बेस पॉइंट से जो है ना वो गुजरनी चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ है और उसके बाद ये इसका बेस है। ठीक है, अगर बेस और सेंटर ऑफ मास को देखें तो ये मतलब कि बेस की जो लाइन है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है बेटा वो बेस पर आ जाती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं बेटा, अगर टिल्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा कि इसकी जो सेंटर ऑफ मास है वो उसकी लाइन इस बेस लाइन पे ही आ जाएगी। जब इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, और अगर मैं उसको थोड़ा सा और टिल्ट कर दूं तो अगर इसकी पोजीशन देख लें बेटा अभी सेंटर ऑफ मास की, तो ये सेंटर ऑफ मास की जो डायरेक्शन होगी वो इस बेस लाइन से थोड़ी सी आगे है। ठीक है, जब यहाँ से आगे हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट गिर जाएगा। तो स्टेबिलिटी बेसिकली क्या करती है? स्टेबिलिटी करती है कि किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करती है, जैसे कि वो मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाए। वो भी हमने पढ़ा था, वो भी बेसिकली यही चीज होती है। ठीक है, तो उसके बाद कुछ और एग्जांपल हमारे बुक में दिए हुए हैं बेटा। जिस तरीके से ये एक एग्जांपल है कि एक हमारे पास एक निडल है जिसको हमने एक कॉर्क में से इंसर्ट की हुई है और उसके बाद हमने दो चम्मच जो हैं वो जो फोर्क होते हैं, जो कांटेदार चम्मच होते हैं, उनको हमने इनमें से घुसा दिया है। ठीक है, अब उसके बाद उन इस सिस्टम को हमने एक केन के अंदर जो है ना वो थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है। अगर हम इसको हिला भी देंगे फिर भी क्या होगा कि इन चम्मच की वजह से मतलब ये कॉर्क जो है वो ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, थोड़ा सा हिले डुलेगा लेकिन अपनी वो पोजीशन अपनी मेंटेन करेगा। ये क्यों करता है? क्योंकि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाती है बेटा इस कॉर्क की वो लोएस्ट पॉइंट पे आ जाती है और उस वजह से ये कॉर्क जो है वो मतलब गिर नहीं पाता और अपनी पोजीशन बाद में मेंटेन कर देता है। ठीक है, और यही एबिलिटी होती है मतलब इस कॉर्क की, जब वो अपनी पोजीशन मेंटेन करता है तो हम इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी। ठीक है, अब उसके बाद एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो हमारे बुक में दिया हुआ है। वो है इस तरीके से एक टॉय पैरेट है और इस टॉय पैरेट
इसका जो बेस है बेटा वो ये है, ठीक है। और उसके इस बेस पर उसने कुछ हैवी लोड जो है ना वो बांध दिया होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब हम इसको हिलाएंगे डुलाएंगे तो ये अपनी पोजीशन जो है ना वो चेंज नहीं करेगा, थोड़ा सा हिलेगा डुलेगा और वो फिर अपनी वापस उस पोजीशन पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको बोले, वो लोएस्ट पॉइंट पे आ जाती है। अगर यहाँ से देखा जाए बेटा तो यहाँ ऊपर मास ज्यादा है और उसके बाद ये नीचे जो है ना वो मास कम है। तो इसका जो मास होगा, इसकी जो पोजीशन होगी वो इस पॉइंट पर, मतलब लोएस्ट पॉइंट पर आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम इसको एक उंगली पर यहाँ से उसको होल्ड करने की कोशिश करेंगे, उसको रखेंगे, तो फिर भी ये मतलब एडजस्ट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल की तरफ चलते हैं। तो मिसाल के तौर पर बेटा कुछ जो हमारे पास रेसिंग कार्स होती हैं, उस रेसिंग कार्स में क्या होता है कि उसकी एक तो हाइट कम रखी जाती है और उसके बाद क्या होता है कि उसका जो बेस होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो उस पर वो लोएस्ट पॉइंट पे आ जाए। जब लोएस्ट पॉइंट पे आ जाएगी तो आपने देखा होगा कि बेटा जो रेसिंग कार होती है वो आसानी से किसी कर्व पाथ में या किसी कर्व रोड जो होता है उस पर आसानी से वो गुजर जाती है। एक एबिलिटी होती है उस कार की, जब वो मतलब आम सिंपल जो कारें होती हैं बेटा, वो उस खतरनाक मोड़ में से जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं गुजर सकती, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, वो स्लिप हो जाएंगी। लेकिन जो रेसिंग कार होती हैं वो क्या हो जाएंगी, वो उस जो है ना वो खतरनाक मोड़ से मतलब आसानी से बिना स्पीड कम किए वो निकल जाती हैं, वो गुजर जाती हैं, ठीक है। वो इसी वजह से गुजर जाती है ताकि उसमें स्टेबिलिटी कायम हो जाती है। किस वजह से? क्योंकि उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो उसके लोएस्ट पॉइंट पर आ जाती है, ठीक है बेटा। तो उसके लिए एक और पॉइंट कहता है टू अचीव द स्टेबिलिटी सेंटर ऑफ मास मस्ट बी केप्ट एट लो एज पॉसिबल। कहता है कि जो अगर हमें स्टेबिलिटी अचीव करनी होगी तो सेंटर ऑफ मास को हमें जरूर भी जो है ना वो एक एज पॉसिबल हम लो पॉइंट पे लेकर जाना होगा, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आप लोगों को अभी ये समझ में आ गया होगा बेटा कि स्टेबिलिटी क्या होती है। और उसके बाद हमने स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम भी पढ़ी थी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम, नेक्स्ट लेक्चर में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।